फिजिक्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया जा रहा है। टोटल हम लोगों को चैप्टर पढ़ने हैं 15। 15 में से तीसरा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम बोलते हैं। क्रैश कोर्स का आज लेक्चर नंबर है 11। हम लोगों को टोटल क्रैश कोर्स जो है बच्चों 60 डेज हम लोगों को टारगेट है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत या कुछ समस्या आती है तो ज्यादा से ज्यादा हमें 70 डेज ले जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोगों को रिवीजन पर भी फोकस करना है। जितना पढ़ाया जाए उसका रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खूब सारा पढ़ते जाएं, परीक्षा के दिन तक पढ़ते जाएं, लेकिन अगर उसका आपने रिवीजन नहीं कर रखा है तो आपके कहीं ना कहीं नंबरों में दिक्कत या समस्या जरूर आने वाली है। इसलिए प्यारे बच्चों कहा जाता है रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। किसी भी चीज की अगर प्रैक्टिस बहुत अधिक बार की जाए तो उसमें निपुणता आ जाती है, अर्थात उसमें हम निपुण हो जाते हैं, उसमें हम लोग एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा की, तो कल इसका पहला लेक्चर लिया गया था। आज इसका दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। टोटल क्रैश कोर्स का 11वां नंबर लेक्चर है। तो इस चैप्टर में दूसरे चैप्टर में आज हम लोग दूसरे लेक्चर में आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में प्यारे साथियों मैं आप सभी को बताऊंगा ऊष्मा विद्युत ऊष्मा का नियम क्या होता है, जिसे जूल का नियम भी कहते हैं, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। गतिशीलता किसे कहते हैं, मोबिलिटी किसे कहते हैं, वो बताऊंगा, जिससे 2 अंक का प्रश्न बनता है। आज मैं आपको विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, विद्युत चालकता, कार्बन प्रतिरोध, इन सभी बातों पर डिस्कशन करूंगा, जिससे 2 अंक के प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना होती है। इनके एसआई मात्रक व मात्रक से बच्चों 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए हो जाइए तैयार, कॉपी और पेन लेकर के मेरे साथ में एक एक प्रश्न को हम लोग डील करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, प्रिय छापू सुल्तानों का स्वागत करते हैं। एक बार तहे दिल से स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है सर, बुक का पीडीएफ सब्जेक्टिव वाला उसको पब्लिक करवा दीजिए। हाँ बच्चों, कुछ दिन में पब्लिक होगा। जब तक सारे पीडीएफ अपलोड नहीं हो जाएंगे तब तक आप लोगों का जो ब्रह्मास्त्र का बुक पीडीएफ है वो पब्लिक नहीं होगा। दूसरी चीज, आप तब तक पीडीएफ को ऐसे रीड करके पीडीएफ से पढ़िए, उसमें देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को खुद से बनाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन एनालिसिस करके लिखे गए हैं। आप उन प्रश्नों को देखिए, फिर खुद से बनाइए, उत्तर फिर बाद में देख लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने फुल कोर्स में नहीं पढ़ा, फुल कोर्स में नहीं पढ़ा। और ये पीडीएफ बुक का पीडीएफ है बच्चों, नोट्स का पीडीएफ नहीं है। कि ये बुक टाइप होने के लिए, मतलब बुक प्रकाशित होने के लिए पीडीएफ दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश आप लोग जानते हैं प्राइस महंगा होने की वजह से पब्लिकेशन बहुत कम प्राइस नहीं ला रहे थे, लेट कर रहे थे, डिले कर रहे थे, कह रहे थे इतनी प्रतियां हम इतनी जल्दी नहीं छाप पाएंगे। तो उन सभी समस्याओं के चलते आप सभी को बुक का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स के अंतर्गत दिया गया है। या किसी भी बैच से आप 12th के साइंस बैच से जुड़े हुए थे तब भी आपको ये बुक का पीडीएफ फ्री दिया गया है। इससे कई लोगों को बड़ा दर्द भी महसूस हुआ। अन्य अपोजिट जो बैठे होते हैं लोग, या कह लो जो लोग को ये खुशियां देखी नहीं जाती, उन लोगों को बड़ा दिक्कत तकलीफ भी हुआ कि भाई ये पीडीएफ बच्चों को फ्री क्यों दे रहे हैं, हम तो किताब देते हैं, हम तो पीडीएफ का पैसा लेते हैं। तो अब सबकी जैसी सोच, लेकिन टारगेट बोर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी क्रैश कोर्स में इतना कम फी पे इतना प्यार दिखाया कि टारगेट बोर्ड आप लोगों के लिए बुक का पीडीएफ जो तैयारी की थी, बुक को प्रिंट कराने के लिए खूब सारी मेहनत की गई थी टीचर्स के द्वारा, टीम के द्वारा, वो सारा बुक का पीडीएफ मटेरियल आप सभी को समर्पित है, आप सभी को भेजा गया है। उसे धीरे धीरे करके अपलोड किया जा रहा है। अनावश्यक बातों से परेशान ना हो कि सर हाँ, जैसे पीडीएफ में क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में ही उसमें जो आंसर शीट लिखी हुई थी वो किसी दूसरे पेज के आंसर शीट, जैसे इंग्लिश का आंसर शीट बन जाता है फिर उसमें कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ करके उसमें दिक्कत आ गई, अर्थात पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं मैच हो रहा था। इसलिए उसे अनपब्लिश करके फिर से नए तरीके से आपके पास अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें सुधार चल रहा है। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जब तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आप उनसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चले तो बिना देरी किए प्यारे बच्चों क्लास को शुरुआत करेंगे। ठीक है, हाँ चले, चलो। तो बाबू पहला आप लोगों को कल हम जो चीजें बता चुके थे, आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं। क्या क्या पढ़े थे? विद्युत धारा किसे कहते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं, और इसके बाद आप सभी को अनुगमन वेग के बारे में बताया गया था। याद है क्या? अनुगमन वेग किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे बताओ भाई, कितने लोगों को यह बात पता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी का फार्मूला कौन सा बताया गया था? आप कहेंगे सर वीडी अनुगमन वेग का फार्मूला बताया गया था, ई कैपिटल वी एम एल इंटू टाउ। यहां पर वी अपान में एल,
ई की वैल्यू रखी गई थी। तो ये अनुगमन वेग का सूत्र है। अनुगमन वेग का धारा से संबंध क्या बताया गया था? तो वीडी इज इक्वल टू आई अपान में ए एन ई। मैंने कहा था ये दोनों संबंध याद रखना, क्योंकि इन्हीं दोनों संबंधों से, इन्हीं दोनों सूत्रों से बच्चा पार्टी आप लोग ओम का नियम प्रूफ कर पाते हो। ओम का नियम क्या है? तो V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उसके भौतिक ताप एवं दाब नियत हो उस चालक के। तो V अनुक्रमानुपाती I, यहां से नियतांक क्या आएगा? R आएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है विद्यार्थी जी, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? हाँ चलो, तो ये चीजें आप लोगों को बताई गई थी। अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं, यहां पर आर की वैल्यू कल कितनी आएगी? कल कितनी आई थी? कितने बच्चे बता सकते हैं प्रतिरोध का मान? मैंने कहा था आप लोगों ने 10th में जो प्रतिरोध पढ़ा था, सोचिए क्या आप लोग प्रतिरोध को सिर्फ कैपिटल आर से जानते थे अभी तक, लेकिन आप लोगों ने 12th में वास्तविक रूप में प्रतिरोध से सामना हुआ। प्रतिरोध के फुल पूरे फार्मूले को आप लोग जाने, आर इक्वल टू एम एल अपान में ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। क्या यही फार्मूला प्रतिरोध का था? यहीं पर बनाया गया था। वी अपान में आई, इसके आर एच एस को बराबर करेंगे, एम एल उधर जाएगा, टाउ इधर आएगा, ई इसके गुणा में हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कल पढ़ ली थी, ए यानी स्क्वायर इंटू टाउ। इस प्रतिरोध के सूत्र से आपको क्या पता चलता है कि प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो तो मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत होता है, लेकिन चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाउ शांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध इस सूत्र से पता चलता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर होता है। बच्चों एक चीज याद रखना, अगर आप फुल कोर्स भी नहीं पढ़े, क्रैश कोर्स ही केवल पढ़ रहे हैं, तब भी वो कंटेंट आपको जरूर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें अगर ध्यानपूर्वक सभी लेक्चर आप करते हैं तो फायदा जरूर होने वाला है। क्या फायदा है? जैसे जैसे जो जो टॉपिक बताए जा रहे हैं आप उनको रीड करते हुए चलिए, पढ़िए बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के। इसमें आप देखेंगे, क्योंकि सभी बातें लिख नहीं सकता हूं, लेकिन जितनी बातें बोली जा रही हैं उनसे समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वर्षा हो रही है। ठीक है, लगातार वर्षा हो रही है कि ये, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट बातें क्लास में आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं, जो किसी न किसी, चाहे क्वेश्चन बैंक में हो, चाहे आपके सेंटअप एग्जाम पेपर में हो, या मासिक परीक्षाओं में हो, उन्हीं चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। आर बराबर एम एल अपान में ए यानी स्क्वायर टाउ। इस सूत्र से पता चलता है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो तो बच्चों आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कल हम लोग पढ़े थे, उसी के आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी जी आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसी जगह से चर्चा करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कौन कौन इसके बारे में अच्छे से जानता है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके गुरुजी, हम भी तैयार हैं। आप अगर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ईमानदारी से कॉपी में एक एक चीज लिखते हुए क्रैश कोर्स की चल रहे हैं, क्योंकि मैंने एक क्रैश कोर्स की कॉपी अलग बना रखी है, साथ साथ सभी सब्जेक्ट का लेक्चर करते हैं और लिखते जाते हैं। ऐसे मैंने पूरी चीजें तैयार कर रखी है। ठीक है, सर पीडीएफ लीक हो रहा है, प्लीज रिप्लाई। पीडीएफ कौन सा लीक हो रहा है? अभी तो पब्लिक हुआ नहीं बुक का पीडीएफ, इसीलिए बुक का पीडीएफ पब्लिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं इसका फ्री फायदा उठाएंगे। अदर पब्लिकेशन वाले हों, इंस्टीट्यूट वाले हों, वो लोग कहो इसमें अपना नाम लेके कह दें हम फ्री दे रहे हैं, तो भैया मेहनत किसी और की, फल कोई और चखेगा, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। नहीं बच्चों, पीडीएफ वैसे जिसको जैसा करना होगा वो वैसा करेगा। हम लोगों को क्या है, हमें आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ाना है, आपको कंटेंट देना है। आप लोग पीडीएफ को, जो बच्चे सक्षम हैं वो प्रिंट करा पाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं, कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब पब्लिक होगा। ठीक है, इतनी जल्दी पब्लिक नहीं किया जाएगा। हाँ सर, तार को खींचकर प्रतिरोध निकालने का सूत्र बता दीजिए। तार को 2 गुना 3 गुना लंबाई बढ़ाने का सूत्र आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर होता है। अगर 2 गुना बढ़ाया जाए, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। मान लो अगर 5 ओम का प्रतिरोध है, ध्यान से सुनो, अभी इसको हम कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। 5 ओम तार वाला कोई प्रतिरोध है, ठीक है, और इसकी लंबाई में हम 2 गुनी वृद्धि कर रहे हैं, या इसकी लंबाई में 3 गुनी वृद्धि कर दे रहे हैं। खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना, खींचकर इसकी लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाता है? 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो आपको बताना है नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो नए तार का प्रतिरोध आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। तो आर डैश एन मतलब कितने गुना बढ़ाया गया? 3, तो 3 का स्क्वायर, आर जितना पहले प्रतिरोध था 5, अब 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5, 9 पन्ना 45, तो 45 ओम प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा नए तार का। तो ये ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, बताएंगे अभी क्वेश्चन इसका करवाएंगे बाद में। ठीक है, चलेंगे प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध किसी
ही चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख देंगे। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में, प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में लगने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। लगने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे। प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों यहाँ स्पीड ब्रेकर का काम करता है एक तरह से। स्पीड ब्रेकर जानते हो, जो आपके सड़कों पे लगे होते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हो, सड़कों पे जाते हो, तो देखते होगे कि सड़कों पर कुछ विशेष प्रकार के बीच बीच में कहीं पर टर्न आता है, मोड़ आता है, तो वहां पर कुछ छोटा सा ऊंचा सा करके बना दिया जाता है, जिन्हें हम लोग ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, वहां पर लोग गाड़ी चढ़ाते समय स्पीड जरूर धीरे करते हैं ताकि वो आराम से निकल सके, क्योंकि अगर तेजी से निकलते हैं तो गाड़ी की बाइक हो या 4 व्हीलर हो, उसका बॉडी पार्ट टच होता है, गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर गाड़ी में बैठे उसमें आदमी को चोट भी लग सकती है। तो बच्चों क्या होता है, स्पीड ब्रेकर क्या काम करता है, गाड़ी या वाहनों जो वाहन होते हैं उनकी स्पीड को कम करता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के मान को कम करता है, उस पर अवरोध लगाता है, उस पर स्पीड ब्रेकर का काम करता है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि सर ने समझाया था कि वास्तव में विद्युत प्रतिरोध का अर्थ क्या है, विद्युत प्रतिरोध का किसी चालक में काम क्या है। तो वो काम यही है कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना, विद्युत धारा के प्रवाह के जो स्पीड है उसको कम करना। तो यह है स्पीड ब्रेकर का काम करता है, अवरोध लगाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो छापो सुल्तानों, आप लोग अपनी कॉपी में इसे टीप लें, एकदम छाप लें। ठीक है, एक एक चीज को छाप लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर ओम के नियम से हम लोग प्रतिरोध को परिभाषित करें तो ओम के नियम से, ओम चाचा के नियम से, हमारे पड़ोसी चाचा ओम के नियम से, सर ओम, तो इनके नियम से हम लोग जानते हैं कि आर बराबर वी अपान में आई होगा। अगर आपसे कहा जाए क्या प्रतिरोध वैद्युत विभव जिस चालक के सिरों पर विभव लगाया गया है, क्या उस पर निर्भर करता है प्रतिरोध? ना बाबा ना, उस पर निर्भर नहीं करता। क्या जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान पर प्रतिरोध निर्भर करता है? इसका भी जवाब है नहीं। ये दोनों ही अर्थ गलत होंगे, याद रखना। हम लोगों में इसी जगह पर अनुगमन वेग से सूत्र निकाला था। अनुगमन वेग से हम लोगों ने विद्युत प्रतिरोध का मान निकाला था, R = ml अपान में ANE² इंटू टाउ। विद्युत प्रतिरोध ना तो विभव पर निर्भर करता है ना ही विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यहां पर ये बात लिख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझते नहीं बच्चे, सभी बच्चे समझते हैं कि विद्युत प्रतिरोध अगर लिखा है कि R = V अपान में I, मतलब विभव पर निर्भर करता है, विद्युत धारा पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई आपको बताया भी हो तो ये जान लेना, ये दोनों ही बातें गलत हैं कि विद्युत विभव पर निर्भर करता है या विद्युत धारा पर निर्भर करता है। कॉन्सेप्ट को सीखते रह जाना, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम देगा जब कहीं पर अच्छे से आप पढ़ा रहे होगे या किसी को समझा रहे होगे कि विद्युत प्रतिरोध जो है, विद्युत प्रतिरोध अर्थात कैपिटल आर, यह ना तो विभव V पर निर्भर करता है, विभव V पर निर्भर करता है, ना ही धारा, विद्युत धारा I पर, ना ही विद्युत धारा I पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध की निर्भरता देख लेंगे। मैं शॉर्टकट में थोड़ा बताऊंगा। प्रतिरोध की निर्भरता, किन कारकों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, जरा शॉर्टकट में समझ लेंगे, क्योंकि मैं लैंग्वेज पूरी नहीं लिखूंगा। क्या है बच्चा कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, देख रहे हो इस सूत्र में, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा चीज, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। जो प्रतिरोध है बच्चा पार्टी, वो किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती कैपिटल है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जितनी उसकी गोलाई है। ठीक है, ये एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/n है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो कि नियत है, उस पर निर्भर करना नहीं बनता है। टाउ श्रांतिकाल है, ये घट बढ़ सकता है, ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप घटाने पर बढ़ता है श्रांतिकाल का मान। तो बच्चों यहां पर R की निर्भरता जो है वो श्रांतिकाल में भी है, प्रतिरोध की निर्भरता। तो इन चारों कारकों पर जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में बता दिया किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध के मात्रक की बात करेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक कौन बताएगा?
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, कौन बताएगा? इसकी विमा बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, कौन बच्चा पार्टी बताएगा भाई? क्योंकि इससे एक नंबर, जो मैं जितनी अभी चर्चा कर रहा हूं प्रतिरोध के संबंध में, इससे एक नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है, पक्का बन सकता है, 90% चांसेस हैं। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध के सूत्र निम्न में से कौन होगा, ऐसे आ सकता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और कौन हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है? ओम या बच्चों पी विभव और आई धारा। तो विभव का मात्रक वोल्ट और आई धारा का एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो विभव प्रति एम्पियर भी इसका, वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक हो सकता है। वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक हो सकता है। इसकी विमा आप लोग बताओगे जल्दी से, इसकी विमा आप लोग बताओगे क्या होगी? वी विभव की विमा क्या होती है? W अपान में Q, देखो W अपान में Q होगा और I, तो Q I लिखते रहे, ठीक है, Q देखिए नहीं ऐसे, ठीक है, W अपान में Q। भाई विभव को केवल तोड़ दिए, V W अपान में Q। W की विमा होती है ML2T-2, ठीक है। Q आवेश की विमा होती है AT, ठीक है। धारा की विमा I, एम्पियर की विमा केवल A होती है। हल कर लीजिए इसको, एक ही बार में हल करिए, बार बार नहीं हल करना। तो मैं यहां पर सीधे विमा लिखूंगा, क्योंकि मैं सीधे यहां पर ब्रैकेट में विमा लिखूंगा। देखो M और कहीं है नहीं है तो M को M ही लिख दीजिए, L2 है और L कहीं है नहीं है तो L2 लिख दीजिए। T ये 1 नीचे है एक जगह और ऊपर और कहीं नहीं है, तो ये 1 ऊपर जाएगा, -1 बनेगा, -2 -1 -3 बन जाएगा, T-3। A1 और ये 1 मिलके 2 हो गए, A2 हो रहा है A स्क्वायर मतलब, और ऊपर देखें एक और कहीं नहीं है, मतलब A-2 ऊपर जाएगा तो इस प्रकार बन जाएगा A-2। बच्चा पार्टी यही प्रतिरोध की विमा हो जाएगी। आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखना, इनसे प्रश्न बनेंगे। एक विमा से, मात्रक से, निर्भरता से, सूत्र से कि निम्न में से प्रतिरोध का सूत्र कभी R बराबर I बराबर V अपान में I स्क्वायर कुछ भी लिखे ये प्रतिरोध से बना देगा सूत्र से, और कभी कहेगा निम्न में से R का सूत्र होगा तो इसमें उलट पलट के कुछ बना देंगे, कहेंगे इसमें से बताइए कौन सा सूत्र सही होगा। तो आप इस चार्ट को पूरा याद रखिएगा प्रतिरोध के संबंध में, ठीक है, प्रतिरोध के संबंध में याद रखिएगा। क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्रतिरोध से रिलेटेड मैंने एक एक बात को आपको समझा दिया। एक पॉइंट आपका अभी क्लियर हुआ है प्रतिरोध से संबंधित। पहली बात, आज की पहली चीज यहां पर क्लियर हुई है, ठीक है, आपका पहला टॉपिक वैद्युत प्रतिरोध क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग बात करेंगे अब, वैद्युत प्रतिरोध हो गया, मोबिलिटी के बारे में, अर्थात गतिशीलता किसे कहते हैं। चलिए दूसरी बात आप लोगों को पढ़नी है, गतिशीलता। कितने लेट कर देख रहे हैं हमारे लेटू सुल्तान, प्लीज आप लोग बैठ जाएं। नहीं सुनाई दे रहा है तुमको? क्या लगता है वहां से दिखाई नहीं देता है? गलत। एक एक लड़के को देखता हूं मैं यहां से, प्रत्येक उन झांसी की रानियों को यहां से देख रहा हूं जो लेट करके देख रही हैं, कंबल ओढ़े हुए हैं, या साल आता है उसको लेकर के बैठी हुई हैं, क्योंकि ठंड का सीजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सर जी क्या मैं थोड़ा लेट कर देख सकता हूं? देख लो कमेंट भी आने लगे। हाँ, परमिशन मांगा जा रहा है कि गुरुजी क्या मैं लेट कर देख सकता हूं? देखो एक टॉपिक के बाद 10 मिनट लेक्चर, 15 मिनट लेक्चर देने के बाद मेरी आदत होती है 2-3 मिनट आपसे बात करना, ठीक है, क्रैश कोर्स के भीतर। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को ठंड में झोंक देंगे। ठंड कहता है मारा जाएगा, ठीक है, ठंड कहते हैं मारा जाएगा, जुनून कहता है देख लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने गजब शायरी में परिवर्तन किया है ना। ठंड कहती है मारा जाएगा, जुनून कहता है देख लेंगे। चलो तो बच्चों अब इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, गतिशीलता, मोबिलिटी क्या होती है। ध्यान से सुनेंगे, कोई भी ये चालक है, ठीक है। अच्छा, क्या विद्युतशीलता का नाम सुना था? जी हाँ, पहले चैप्टर में आपने समझाया था कि विद्युतशीलता किसे कहते हैं। विद्युतशीलता में आप लोगों ने बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत का प्रवाह नहीं, ऐसे ही पढ़े थे पहले चैप्टर में, निर्वात की विद्युतशीलता ऐसा पढ़े थे ना, या किसी माध्यम की विद्युतशीलता, याद करो। अच्छा पहले मैं बता दूं, निर्वात की ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम लोग कैपिटल के परावैद्युतांक भी बोलते। बोलो याद है? अगर इसका सूत्र हम लोग बोले एप्सिलॉन आर का, तो एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट भी होता है। जी गुरुदेव, ये बात कंफर्म है। तो निर्वात की विद्युतशीलता मतलब वायु के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू थी, 8.85 × 10⁻12 होता है।
लेकिन हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता। अब बात ये आती है कि सर विद्युतशीलता है क्या? कोई बच्चे बता सकते हैं? मैंने कहा था आपके हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग स्कूल में इस भावार्थ को ना समझाया जाए कि विद्युतशीलता वास्तव में है क्या। रटा दिया जाएगा आपको कि विद्युतशीलता विद्युतशीलता खूब बोला जाएगा, लेकिन वास्तव में विद्युतशीलता का भावार्थ क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, तो हम जानते ही हैं, लेकिन निर्वात की विद्युतशीलता का अर्थ क्या निकल रहा है या इसकी परिभाषा क्या होगी, डिफिनीशन? क्योंकि ये लिखने के लिए तो एग्जाम में नहीं आएगा कि निर्वात की विद्युतशीलता की परिभाषा लिखिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बच्चों, विद्युतशीलता का अर्थ हो रहा है कि विद्युत का वह कितना विरोध कर सकता है। निर्वात की विद्युतशीलता इतनी है एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12, उसे विद्युत को रोक सकने की क्षमता 8.85 × 10⁻12 है। और किसी माध्यम की अलग अलग होगी, हो सकता है प्लास्टिक की विद्युतशीलता और अधिक हो, भाई वो विद्युत को और तटस्थ होकर के रोक सकता है, आवेश को एकदम प्रवाहित नहीं होने देगा, तो उसकी विद्युतशीलता अलग होगी। ठीक है, हर माध्यम की अलग अलग विद्युतशीलता होगी, अर्थात वह माध्यम जो किसी विद्युत के क्षेत्र का विरोध कर सकता है, कोई माध्यम जो जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र का विरोध कर सकता है या उसे रोक सकता है, उसे विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता अलग होगी, भाई वो वायु के लिए हो गया। बोलो, तो बात याद रखना। तो बच्चों, ठीक उसी प्रकार जैसा कि निर्वात की विद्युतशीलता और विद्युतशीलता पढ़े थे, वैसे ही गतिशीलता। गतिशीलता क्या है? गतिशीलता अर्थात यहां पर हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, या यही कह लें यहां पर आवेश का गति। आवेश गति करता है जब हम इसके सिरों पर क्या जोड़ देते हैं, बैटरी या सेल जोड़ देते हैं, तो आवेश दौड़ने लगता है ना, आवेश दौड़ने लगता है। तो किसी चालक में गति का विरोध कर सकने की क्षमता। अब ये कहेंगे सर विद्युत धारा के प्रवाह के अवरोध को तो प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में जो अवरोध लगा रहा है किसी चालक के द्वारा लग रहा है, तो वो बात अलग हो गई। चालक के द्वारा अवरोध लगाया जा रहा है, उसकी लंबाई ज्यादा है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है अनुप्रस्थ काट का, तो वो कारण अलग हो गए। गतिशीलता मतलब गति जो हो रही है उसको रोकने की क्षमता, उसको रुकावट करने वाले और लोग हो सकते हैं। विद्युत क्षेत्र कम ज्यादा हो तो गति कम ज्यादा हो रही है, अनुगमन वेग कम है तो गतिशीलता प्रभावित हो रही है। तो बच्चों, ये है गतिशीलता, गति को रोकने की। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन है आप लोगों के, है ना? अच्छा देखो, गतिशीलता मोबिलिटी, इसको पढ़ेंगे, है ना? लिखा जाए, परिभाषा लिखें, क्या होता है समझिएगा। किसी चालक में आवेश किसी चालक में आवेश गतिमान, किसी चालक में गतिमान आवेश के अनुगमन वेग Pd तथा किसी चालक में गतिमान आवेश के अनुगमन वेग Vd तथा चालक के सिरों के बीच स्थापित विद्युत क्षेत्र के बीच स्थापित, विद्यमान भी लिख सकते हो, स्थापित विद्युत क्षेत्र, क्या लिखते हो, विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अर्थात बच्चा पार्टी ये होगा कि Vd इक्वल टू नहीं, गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी लिख दे, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब बच्चा पार्टी म्यू इज इक्वल टू Vd अपान में कैपिटल ई, Vd अपान में कैपिटल ई, ये होता है गतिशीलता का सूत्र। यहां से Vd की वैल्यू आप लिख सकते हो, Vd की वैल्यू आप लोग लिख सकते हो क्या, Vd जब Vd बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m इंटू टाउ, ठीक है, इंटू टाउ हो, तब क्या होगा, तब देखो अगर ये वैल्यू हम यहाँ Vd की जगह पर रखें तो म्यू इक्वल टू Vd की वैल्यू क्या, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m, और ये भी कैपिटल ई आ जाएगा। अरे भैया Vd की वैल्यू ये है, टोटल रखेंगे स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m, लेकिन ये कैपिटल ई भाग में ही है तो m के मल्टीप्लाई में ही तो चला जाएगा, इंटू का टाउ, ई से ही बर्बाद हो गया, इससे आया क्या, स्मॉल ई अपान में m इंटू टाउ। सही है, किसी को कोई यहां तक दिक्कत? तो यहां पर देखें कि जो गतिशीलता होती है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं है,
कि विद्युत क्षेत्र घट बढ़ रहा है, वो श्रांति काल पर निर्भर है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो म्यू है, गतिशीलता है, वो निर्भर किस पर कर रहा है? गतिशीलता श्रांति काल पर निर्भर है। इसे क्या बोलेंगे? श्रांति काल, याद रखना, श्रांति काल, ठीक है, श्रांति काल। अब श्रांति काल क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर जो हो रहे हैं उनके बीच का औसत समय अंतराल है। आप सोचो अगर अनुगमन वेग बढ़ जाए, अनुगमन वेग कब बढ़ता है? जब हम ताप बढ़ा देते हैं। थोड़ी सी चर्चा आगे करें अगली स्लाइड में इस बात के बारे में, थोड़ा सा आइए समझाते हैं, बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, ये बात बस मान लो। म्यू प्यारे बच्चों अनुक्रमानुपाती है टाउ। जब ताप बढ़ा दें, जब चालक का ताप बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2-3 बन सकते हैं। जब चालक का ताप बढ़ाते हैं, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में होता क्या है, तो मेरा उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना हमेशा के लिए। तो जब चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्यारे विद्यार्थी जी, जो VRMS वर्ग माध्य मूल चाल है अणुओं की, इलेक्ट्रॉनों की, वो ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, इससे, ठीक है। जब चालक का ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाता है। मतलब VRMS लगभग बराबर होगा अनुगमन वेग VT के, और ये बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब प्यारे बच्चों ताप बढ़ेगा। अगर ताप बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, अगर ताप बढ़ेगा तो अनुगमन वेग बढ़ेगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? अनुगमन अगर वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, अगर अनुगमन वेग बढ़ेगा बच्चा पार्टी, तो श्रांति काल घटेगा। क्यों? क्योंकि अगर अनुगमन वेग बढ़ेगा, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अगर चाल बढ़ेगी, आप ही बताओ ध्यान करके, हवा में नहीं बात करना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ेगी तो श्रांति काल दो टक्करों के बीच औसत समय, दो टक्करों के बीच औसत समय है, ध्यान से सुनो, औसत समय, इसे श्रांति काल बोलते हैं। दो टक्करों के बीच औसत समय, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ जाए, सुम 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 खूब तेजी से चलने लगे, तो इनके टक्करों के बीच का जो औसत समय वो घट जाएगा। भैया जब तेजी से आप चलोगे तो आपका समय तो घट ही जाएगा। टक्कर जो बहुत देर बाद होने वाली थी वो बहुत कम समय में हो जाएगी टक्कर, अर्थात टक्करों के बीच का औसत समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाल बढ़ेगी तो श्रांति काल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। श्रांति काल घट जाएगा, अर्थात श्रांति काल घट जाएगा, अर्थात म्यू जो है, अगर अनुक्रमानुपाती श्रांति काल है, अगर श्रांति काल घटा तो गतिशीलता भी घटी, भाई उनके विरोध करने की क्षमता भी घटी। अब अगर गतिशीलता घटी क्योंकि श्रांति काल घट रहा है, गतिशीलता घट रही है, प्रतिरोध अगर देखिए, प्रतिरोध तो ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती 1/में टाउ, देखे थे ना, R = ml (a/e² × टाउ। अब अगर ये घट रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला, अतः कंक्लूजन ये निकला कि इस समीकरण को R टाउ और बच्चों और कहां गए ताप वाले, ये इस समीकरण से देखिए कि ताप बढ़ा तो ये श्रांति काल घटा, श्रांति काल घटा तो प्रतिरोध बढ़ा। कुल मिलाकर के ताप बढ़ने पर अगर ताप बढ़ेगा तब प्यारे बच्चों प्रतिरोध भी बढ़ेगा, याद रखिए। चालक के लिए सीधी सीधी बात है, चालक में ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि अगर अर्धचालकों की बात होगी तो अगर ताप बढ़ाएंगे अर्धचालकों में अगर ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और तब प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन और होने लगते हैं। अरे सेमीकंडक्टर पढ़ा था ना, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ताप बढ़ा देते हैं तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़ देते हैं, तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध घट जाता है। ये केवल चालक के लिए है, स्पेशली इस बात को याद रखना। जो चालक हैं उनमें अगर ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इस बात को याद रखना। अर्धचालक की अगर बात हो, लिख दे रहा हूं, अर्धचालक के लिए अगर अर्धचालक में बात होगी तो अर्धचालक में बच्चा पार्टी याद रखना, अगर ताप बढ़ेगा तब प्रतिरोध बच्चों घटेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बच्चों घटेगा, ठीक है। ये अर्धचालकों की बात हो गई। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखने हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट
आप लोगों को याद रखना। चलो, तो ये हो गई मोबिलिटी से रिलेटेड बात। अब बात करेंगे सीधे सीधे हम लोग कहां पर, इसकी, क्योंकि अभी हम लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करना है और अभी शॉर्ट क्वेश्चन पे भी बात करनी है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर कल सेंट ऑफ एग्जाम है, सेंट ऑफ एग्जाम के चलते आप लोगों की क्लास बच्चों जो क्रैश कोर्स वाली है वो नहीं होगी, शाम में जो क्लास होनी होगी वो, ठीक है। कोई दिक्कत? रिपीट वन टाइम। सर जो आप स्वेटर पहने हैं वो पिछले जनवरी में लिए थे। हाँ भाई, ऐसा थोड़ी ना वेस्ट करना है, बार बार नया कपड़ा खरीदेंगे नहीं, देखेंगे एक दो ले लिया जाएगा, है ना, एक आधा फिर ले लिया जाएगा, लेकिन खराब थोड़ी ना हुआ है। हाँ, हमें दिखावा करना है क्या? खराब हुआ हो तो बता दो कि सर खराब लग रहा है तो हम इसको कल नहीं रखें, क्योंकि कपड़े तो साफ सुथरे ही पहनने चाहिए, ठीक है। फटे हो तो उन्हें सिलवा लेना चाहिए, गंदा नहीं पहनना चाहिए, भले वो आउटवर्ड लग रहा हो लेकिन साफ सुथरा पहनना चाहिए ना। हम लोगों के संस्कार में हमेशा से क्या सिखाया जाता है, यही तो। हम लोगों को प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो क्या संस्कार दिए जाते हैं, ऐसे शुरू में सिखाया जाता है कि आपके पास कपड़ा जो भी है लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए, फटा है तो उसको सिलवा जरूर लें, भले नए कपड़े नहीं हैं लेकिन जो पुराने ही हैं उन्हें भी साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बात हो गई, इतना कंफर्म हो गया। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग अब आगे जो तीसरा पॉइंट आज का हम लोगों को सीखना है, शॉर्ट क्वेश्चन वाला, वो है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ना है? विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था बच्चा पार्टी, गतिशीलता पढ़ा है, ये वैद्युत प्रतिरोध पढ़े थे। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं वैद्युत चालकता, ये नहीं बताया ना, और इसको बता देते हैं वैद्युत चालकता, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध के बाद ही आप वैद्युत चालकता पढ़ लो तो बहुत बढ़िया चीज है। वैद्युत चालकता मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्यों ऐसा है सर, यहीं पर आप बता दे रहे हैं, क्योंकि महादेव जी या महादेवी जी, विद्युत चालकता जो है वो विद्युत प्रतिरोध से ही संबंधित है। विद्युत प्रतिरोध से ही बच्चा पार्टी क्या है, ये संबंधित है। किसी चालक का अगर प्रतिरोध, ये चालक है, अगर इस चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी। प्रतिरोधकता बोल रहे हैं, विद्युत चालकता घट जाएगी। चालकता का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा उसमें क्षमता है आवेश को प्रवाह करने की, तो वो उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। लेकिन अगर इसकी विद्युत चालकता बच्चों घट जाए तो क्या होगा, विरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, क्या होती है इसकी परिभाषा, सीधी सिंपल परिभाषा विद्युत चालकता की होती है क्या? अरे महादेव जी बताइए ना, विद्युत चालकता की परिभाषा, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध मित्रों, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, भाइयों बहनों, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, विद्युत चालकता की परिभाषा याद करनी है तो आपको विद्युत प्रतिरोध को याद करना होगा मित्रों, क्योंकि कहा जाता है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, चलो इसको बताओ प्यारे बच्चों, विद्युत चालकता जो होती है, विद्युत चालकता को हम लोग कैपिटल जी से कहीं कहीं लिखा जाता है। ये बराबर है व्युत्क्रम के किसके, प्रतिरोध के। सीधी सिंपल बात है, बस हो गया, सूत्र ही खत्म, फिनिश, खत्म खत्म। जी इक्वल टू 1/r। इसका मात्रक क्या होगा बबुआ, मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा सर, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स। हाँ, ओम इनवर्स, देखो ना बटे में ओम है। अच्छा देखो, ओम को हम लोग 1/OHM, ओम की मीनिंग ये होती है, इसीलिए इसका मात्रक MHO भी उल्टा MHO, इसलिए इसका मात्रक महो भी होता है। क्या गजब मात्रक है। इसका मात्रक साइमन भी होता है। क्या होता है, साइमन। तो ये सारे मात्रक याद रखना, क्योंकि इससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि साइमन किसका मात्रक है, तो विद्युत चालकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता, चालकता बढ़ेगी कब, जब प्रतिरोध घटेगा। बच्चों अगर G अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध R लिखा हुआ है, अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी, बस सही बात है। अगर किसी चालक में, मान लो ये चालक है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाए, मतलब ब्रेकर बहुत बड़ा बना दीजिएगा, तो स्पीड तो घट जाएगी ना गाड़ी की, मतलब चालकता घट जाएगी। व्युत्क्रम का संबंध है, व्युत्क्रम अगर बटे में है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा,
ये संबंध होता है व्युत्क्रम का, ठीक है, ये संबंध व्युत्क्रम का होता है। चलो, तो विद्युत चालकता हो गई। अब आगे बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, क्योंकि हम लोगों के पास समय का विशेष ध्यान रखना है। विद्युत चालकता, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इसको विद्यार्थी जी रो से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, रो से प्रदर्शित करते हैं। सर इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या एग्जाम में परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है? तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? किसी चालक के सिरों के बीच, स्थापित विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा धारा घनत्व तथा चालक के, बस ऐसे लिखे, तथा धारा घनत्व, ऐसे लिखेंगे, चालक के तथा धारा घनत्व कैपिटल जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हो सकता है आपको ये परिभाषा याद ना हो, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको ये परिभाषा अगर याद न रही तो हम क्या करेंगे? रो इज इक्वल टू ई अपान में जे। मान लो यहां पर मैंने एक चालक बनाया, ठीक है, इस चालक की लंबाई है L, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, क्या? रो इज इक्वल टू E की वैल्यू V अपान में L, जो कि चालक के सिरों के बीच का क्या है? विभवांतर है। J की वैल्यू हो सकती है I अपान में A, यही तो होगा, लेकिन वो A पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। अरे भाई सही है कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? E की वैल्यू V अपान में L और J की वैल्यू I अपान में A। नहीं समझ रहे हो तो सुनो, ये J की वैल्यू है मेरे भाई, A पलट के ऊपर पहुंचा तो VA अपान में LIL। V की वैल्यू ओम के नियम से IR लिखेंगे तो IRA अपान में LI। अरे V की वैल्यू ओम के नियम से IR लिखे ना तो I ने I को मार दिया, RA अपान में L बन गया। इस हिसाब से रो इज इक्वल टू सूत्र बना RA अपान में L। ये है विद्यार्थी जी सूत्र किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का ये सूत्र है। यहां से अगर विद्यार्थी जी हम इसका मात्रक निकालना चाहे तो R का मात्रक ओम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेकिन ये 1 मीटर नीचे है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो 1 मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर केवल 1 मीटर बचेगा। नहीं समझे? ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, नीचे एक लंबाई और है जिसका मात्रक मीटर, तो ये वाले मीटर से ऊपर का मीटर स्क्वायर का 1 मीटर हट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा बताना आपका काम है। ये सब कैसी राशियां हैं? तो सब अधिक राशियां हैं, इससे परेशान ना हो। ये विमा आपको निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहां हर कोई काट के चला जाता है, मगर आप जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, सही बात बोल रहे हो, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ओके गुरुदेव, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, सही बात है, क्लियर। चलो देखो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखें, इसके प्रत्येक पद को समझें। बच्चा पार्टी, अगर यहां पर आपसे परिभाषा पूछता तो आपको परिभाषा लिखनी थी, लेकिन इसने परिभाषा नहीं पूछा। प्रश्न में यह पूछा है कि चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखें, तो सिर्फ और सिर्फ व्यंजक लिखा हुआ है रो इज इक्वल टू RA अपान में L। रो क्या है? प्रतिरोधकता, R क्या है? प्रतिरोध है, तथा लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जो A है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देख सकते हो चालक की लंबाई L दिखाई दे रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऐसे ही बता देना है। एकांक लंबाई के चालक के अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल L और A वो 1 मान लिया गया है, A को भी 1, L को भी 1। तो क्या बोला जा रहा है? एकांक लंबाई के चालक के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल
काटीय क्षेत्रफल के लिए प्रतिरोध सांख्यिकी रूप से प्रतिरोधकता के तुल्य है। मतलब अगर इन दोनों को एक एक मान लोगे, ए और एल को, तो प्रतिरोध के बराबर ही तो प्रतिरोधकता हो जाएगी, इसलिए एक मान की परिभाषा बनाई गई है, यहां पर नीचे लिखा गया। खैर आपको अगर व्यंजक लिखे हो इसके प्रत्येक पद को समझाएं तो प्रत्येक पद को इस प्रकार से समझाना था, जैसा प्रश्न होगा वैसा उत्तर लिखना है। ये 2 अंक का था, आपके 2 अंक इस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखो टॉपिक पहले मैंने आपको समझा दिया विशिष्ट प्रतिरोध का, फिर इससे प्रश्न कैसा बन सकता है वो देख सकते हैं। यहाँ पर घुमा के थोड़ा पूछा गया है कि चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखें, परिभाषा अर्थात यहाँ नहीं लिखनी है, इसके प्रत्येक पद को समझाएं। लेकिन सर अगर परिभाषा हमने लिख दिया तो क्या गुनाह हो जाएगा? नहीं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और नंबर अच्छे देके आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर नेम बोलिए प्लीज, हम यहाँ नेम लेने के लिए खड़े हैं, क्रैश कोर्स का क्लास लेने के लिए खड़े हुए हैं। आप ये कमेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं? सर चाय पीजिएगा मस्त अदरक वाली, बिल्कुल चाय के हम बहुत शौकीन आदमी हैं, लेकिन अच्छी चीज नहीं है चाय। ठीक है पदार्थ की विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक लिखें। हाँ, विशिष्ट चालकता, देखो यहाँ पर लिखा है किसी पदार्थ में विद्युत धारा को संचालित करने की क्षमता को चालकता या विशिष्ट प्रभावकन कहते हैं। इसकी माप प्रतिरोधकता के प्रतिलोम से किया जाता है। मतलब इसकी परिभाषा आप ऐसे याद रख सकते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत बढ़िया तरह से परिभाषा ये आपको याद रहेगी, ये दोनों चीजें। तो विशिष्ट चालकता जो है, अब प्रतिरोध नहीं बोल रहा हूं, चालकता बोल रहा हूं, विशिष्ट चालकता, तो इसको सिग्मा से लिखते हैं। देखो 1/ρ लिखा हुआ है। तो बाबू आप लोग इसी परिभाषा को याद रखना, तो इस सूत्र को याद रखना, तो याद रहेगा। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता। इसे क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ठीक है, रो। तो इसी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक ओम मीटर है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन, क्योंकि ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, सीमेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा विद्यार्थी जी साइमन इनवर्स। इसका मतलब जो होगा वो होगा साइमन इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स को साइमन इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता के लिए। आगे सुनिए। अच्छा, हाँ, थोड़ा इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध पर ताप क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे विद्युत प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है मैंने विस्तृत चर्चा कर ली है, लेकिन यहां पर तापांतर से संबंधित थोड़ी बात की जाएगी। ये सूत्र आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को बहुत ऊपर वाले सूत्र पर चर्चा नहीं करनी है। ये समझ लीजिए, क्या किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, सुन लीजिए, किसी भी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर तापांतर थीटा है, डेल्टा थीटा, दोनों के बीच, दोनों सिरों के बीच तापांतर डेल्टा थीटा है, तो जो सूत्र से ये प्राप्त किया गया है ना वैल्यू, उस पर ना जाइए बच्चों। ये बहुत चालक की तापांतर ऊष्मीय प्रतिरोध फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ये बात फर्स्ट ईयर से, चालक में ऊष्मीय प्रसार क्या होगा, जब चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई डेल्टा एल बढ़ जाती है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा आता है, थीटा आता है, बीटा आता है। तो ये बहुत 11 से भी थोड़ा बहुत जुड़ा टॉपिक है जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, लेकिन डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। डेरिवेशन कहीं पर दूर दूर तक इसका आपको सॉल्व नहीं करना है, आपके एग्जाम में नहीं आता है और ना ही आपको बुक में मिलेगा। तो इस चीज को आप याद ना रखें। फार्मूला क्या याद रखना है बाबू? यदि डेल्टा थीटा हो, तापांतर बहुत छोटा हो, तो ये आपको सूत्र याद रखना है। अगर याद रखना है तो R बराबर R0। R0 क्या है? जब चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध है, प्रारंभिक प्रतिरोध है, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक ये है। डेल्टा थीटा क्या है? तापांतर है। अब सुन लीजिए, किसी सुचालक जैसे चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन अर्धचालकों जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि का अल्फा ऋणात्मक होता है, अतः इन्हें गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है। मैंने बताया कि अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है कब? जब ताप बढ़ाते हैं। मिश्र धातुओं के तार बनाकर उन्हें तापीय परिवर्तन से स्वतंत्र रखा जाता है। तो आप इस चीज को भी लिख देंगे अगर एग्जाम में मान लो ये सूत्र आपको नहीं आता है, मान लो एग्जाम में ये सूत्र नहीं आता है, तो बच्चों इस यहां पर आपसे सूत्र नहीं पूछा है कि क्या सूत्र लिखे, वो सूत्र ना पूछेगा भी नहीं, केवल इस सूत्र का लिखने का उद्देश्य ये था, प्रतिरोध ताप गुणांक को बताने का उद्देश्य था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे कि किसी सुचालक जैसे ताप गुणांक धनात्मक होता है तो प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, लेकिन अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इतनी बात को लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा, आपको पूरा अंक मिलेगा। इसीलिए मैंने टॉपिक को पहले वैद्युत प्रतिरोध में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उनको टच किया, ताकि आपको जो उत्तर लिखना है उसमें किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर, लाइब्रेरी में पढ़ना सही है या गलत? बाबू लाइब्रेरी में पढ़ना बिल्कुल सही है। चलो अब बात कर लेते हैं
देखो ये थोड़ा सा टॉपिक छोटा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसे विस्तृत करके बाबू आपको समझाना है। कौन सा टॉपिक है ये, ध्यान से देखो। यहां पे लिखा हुआ है जल ऊष्मन का सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। विद्युत धारा के जल ऊष्मन के लिए नियम का सूत्र लिखे, संकेतों को भी समझाएं। H बराबर I स्क्वायर RT। H उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र, I विद्युत धारा, T समय अंतराल जितने समय में I धारा प्रवाहित हुई है, R चालक का प्रतिरोध जिससे धारा जा रही है। सूत्र लेकिन आपको अगर आएगा तब तो ये सब बातें लिख पाओगे। तो आपको मैं सूत्र प्यारे बच्चों पहले बताऊंगा, आपको मैं पहले सूत्र बताऊंगा। आइए बात करेंगे जिसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है, हम उसी शॉर्ट क्वेश्चन को पहले लॉन्ग में। आज का लॉन्ग क्वेश्चन बाबूजी, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, जूल का नियम क्या है, जूल का वैद्युत ऊर्जा से संबंधित, ऐसा लिखना है, वैद्युत ऊर्जा से संबंधित जूल का नियम क्या है, जूल का नियम क्या है, नियम वैद्युत ऊर्जा से संबंधित जूल का नियम क्या है। वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तित होती है, किस प्रकार परिवर्तित होती है, सूत्र प्राप्त करें। किस प्रकार परिवर्तित होती है, सूत्र प्राप्त करें। बच्चों अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, सूत्र प्राप्त करें, ठीक है, या व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। मुझे लगता है 5 बज गए, ठीक है। 8 मिनट 7 मिनट में और आपका टाइम लूंगा, उसके बाद आपका समय आपको मुबारक, ठीक है। 5 मिनट मुझे और दीजिए, ठीक है। ओके सर, अभी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लिख कर पढ़ना है। बिल्कुल परफेक्ट बात कही है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट बात कही है, सैल्यूट है आपको। क्योंकि बच्चों जब लिख कर पढ़ेंगे तो याद जल्दी होता है। इस बात को बहुत बच्चे नहीं मानते हैं, भटकते रहते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट को कोई मतलब नहीं है। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे हैं, पहली बात वो गलत हो गया था, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आया, कुछ बच्चों का आया कि सर जो आपने अब ऑब्जेक्टिव आप देना ना, क्योंकि हम सब्जेक्टिव तो सर पढ़ रहे हैं, अब जब भी आप ऑब्जेक्टिव दीजिएगा तो उसमें कलर करके दीजिएगा। मतलब ऑप्शन ए कहेंगे, जैसे 4 ऑप्शन है ना, तो उसमें पीला पीला कलर कर दीजिएगा, जैसे सर नोट्स में देते थे, जैसे नोट्स में देते थे। और मैंने शुरू में नोट्स में वैसे दिया है, लास्ट के जो चैप्टर नोट्स में वाले थे उसमें मैंने आंसर सीट नीचे लगा दी थी, बल्कि जो चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में एक आंसर पीला कर देते थे, कलर कर देते थे सही वाला, वो नहीं किया लास्ट के अंतिम चैप्टरों में बहुत सारे। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जब खुद से पढ़ेंगे, खुद पहले पढ़िए तब याद होगा। जब दिमाग को जोड़ देंगे आप रट के एग्जाम में चले जाएंगे। ठीक वैसा ही प्रश्न की भाषा अगर एग्जाम में नहीं फंसी तो आपका दिमाग चलना वहां बंद हो जाएगा, फिर एग्जाम हॉल पे पूरा दोष गुरुजी पे डालिएगा। इसलिए बच्चों मेहनत सार्थक दिशा में करनी चाहिए, और दिशा बताने वाला भी सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। हमें अपनी तारीफ की जरूरत ये नहीं है कि भैया हाँ इतना पढ़ लो, बार बार हम यही कहें इतना पढ़ लो हो जाएगा काम, इतना पढ़ लो हो जाएगा काम, नहीं। इसके इर्द गिर्द के भी क्वेश्चन आप स्वयं से भी पढ़ो, समझो और उस कॉन्सेप्ट को सीखो, तभी आपका काम होगा। हम कोई ब्रह्मा जी नहीं बैठे हुए हैं कि आपको कोई घोल पिलाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं भैया। जो बात आपको पढ़नी है ईमानदारी से वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो जो आपके पेज के नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं तो वो लिखे रहने दीजिए। पहले आप खुद से तो आंसर दीजिए कि इसका ए होगा कि बी, जाके नीचे देख लो बी सही है कि ए। आपने पहले तो खुद से टिक किया, अब पहले नजर के सामने सी ऑप्शन दिख गया तो आप उसी रट लिए, और रट के रटंत विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही, वही वाली कहावत फिर हमारी आपको याद आ जाएगी, रटंत विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। एग्जाम हॉल में आप याद करोगे हमारी इस बात को, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना आप पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। जब आपको ना समझ में आए तो आंसर शीट में तो उत्तर लिखा ही है, कुछ तो मेहनत करो। अच्छा, इससे बेहतर तो है कि हम आपके एग्जाम की कॉपी लिखाएं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। समझा करो। डांटेंगे तो हम डांटेंगे, हम बिल्कुल कूटेंगे पीटेंगे, आपको कूटेंगे पीटेंगे, बिल्कुल कहे नहीं पीटेंगे। सुधारने के लिए हथौड़े की चोट जरूरी होती है। अगर एक घड़े को बनाया जाता है तो खूब ठोका पीटा जाता है, तब वो अच्छा घड़ा बन पाता है। अच्छे से ठोका पीटा जाता है तब वो मजबूत हो पाता है घड़ा। अगर थोड़ा सा हल्के हल्के ठोकेंगे पीटेंगे तो घड़ा मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर घोड़े को दौड़ा रहा जो उसका घुड़सवार है, जब घोड़े की रेस होती है तो उसको लगाम को तेज तेज खींचता है और खूब कोड़े से मारता है। इसलिए मारता है ताकि मेरा घोड़ा जीत जाए। तो अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, कुछ काम करने के लिए बोल रहा हूं, तो इसलिए ताकि हमारे विद्यार्थी टॉपर लिस्ट में आ जाएं, ठीक है। क्योंकि टॉपर में वही आएगा जो ईमानदारी से खूब सारा कंटेंट पढ़ के जाएगा, एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तब उसकी जब कॉपी चेक होगी तो बेहतर लगेगा। कॉपी में राइटिंग बनाए हो ऊंट की टांगे जैसे, वहां डिमांड कर रहे हो कि हमको टॉपर बना दिया जाए, तो राइटिंग कब सुधरेगी? जब रोज आप लिखने का प्रैक्टिस करोगे।
हमारे साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में लिख लिख करके पढ़ रहे हो, बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं साथ में आप पढ़ भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आप लिखने में भिड़े पड़े हैं। सर जी ने कहा था कि लिखना, लिख करके पढ़ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं, लिख रही हूं, तो वो तो बात गलत हो गई। फिर सर कहेंगे आप दोनों तरफ से कह रहे हैं कि साथ साथ लिखिए, साथ साथ पढ़िए। तो दो तर्क हैं आपके। पहली चीज, आपने हम कहते हैं प्रश्न नहीं लिखा, अब बहुत समझाने वाला टॉपिक है, आपको कम समझ में आ रहा है, रुक जाइए, लिखिएगा बाद में, फिर जब प्रश्न समझ में खत्म हो जाए या लेक्चर खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है लिखना जरूर है, आपको पर डे लिखना है। अगर आप साथ साथ लिख पाने में गुरुजी के सक्षम हैं तो साथ साथ लिखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ करके। अगर आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आता है, कुछ देर बाद आपके दिमाग में बातें घुसती हैं, तो बिल्कुल भी ना लिखें। जब फाइनल पीडीएफ पहुंचे तब लिखें, या वीडियो को पॉज कर करके लिखें, ठीक है। समझावन देवता लाया जाइए, रहे समझावन देवता। तुम क्या समझते हो हम लेके नहीं चलते क्या? पूरी हर एक क्लास में, चाहे फर्स्ट ईयर की लूं चाहे इंटर की, मैं अपने साथ रखता हूं उन्हीं ब्रह्मजीवी विद्यार्थियों के लिए, इनको टॉपर लिस्ट तक भेजना है, ठीक है। चलो अच्छा, बहुत लेट हो रहा है, आप लोग कहोगे टाइम हो गया, टाइम ओवर, इसलिए जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा से संबंधित जूल का नियम क्या है? विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तित होती है? सूत्र प्राप्त करें। आइए बताते हैं इसको बच्चों। जब किसी चालक के सिरों पर, कुछ छापू सुल्तान लिखना शुरू कर दिए होंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, सहम जाओ। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, सिरों पर विभवांतर विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो क्या होता है? चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें क्या बोला जाता है? आवेश वाहक बोला जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, जिससे मार्ग में आने वाले गति करने लगते हैं, हाँ, जिससे बैटरी की धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस दौरान मतलब इस दौरान वे अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न परमाणुओं तथा धनायनों से टकराते हैं। अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं तथा धनायनों से टकराते हैं, अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं तथा धनायनों से टकराते हैं। अच्छा, टकराते हैं, जिससे क्या होती है? टक्कर से क्या होता है? उनके टक्कर से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जिससे टक्कर से धनायनों से टकराते हैं और टक्कर से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं तथा धनायनों से टकराते हैं, जिस कारण चालक का ताप बढ़ जाता है, अर्थात ताप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है? अर्थात वैद्युत ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगती है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय होती है। चालक में वैद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में अर्थात वैद्युत ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय होती है। इसे जूल का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे जूल ने बताया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे जूल का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वैद्युत ऊर्जा का जूल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसे जूल का नियम कहते हैं। आप लोगों को भी ये याद रहेगा, ठीक है, आप लोगों को भी याद रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और परिभाषा में लिख दो। क्या चीज? डबल इन्वर्टेड कामा में एक परिभाषा क्या लिखोगे कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा
प्रवाहित होती है, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो चालक में तो विद्युत ऊर्जा सीधे लिखेंगे, तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। इसे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव कहते। हो गया इतनी बात। ये जूल के नियम में इतनी सारी बातें हम लोग लिखेंगे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। थोड़ा सा स्पीड से मैंने लिखा है, हालांकि राइटिंग का विशेष ध्यान रखा है, फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए। सर का ऐप का छोड़ दीजिए भैया, चेक कीजिए। सर का आप छोड़ दिए हैं, का छोड़ दिए हैं। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस दौरान वे अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं तथा धनायनों से टकराते हैं, जिस कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। चालक का छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया टीपू सुल्तानो, दिल जीत लिया हमारा दिल जीत लिया आपने। चालक का ताप बढ़ जाता है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय होती है। इसे जूल का नियम कहते हैं। जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। शाबाश शेर, आपने हमारी कमी को बता दिया, गलती को बता दिया। अब छोड़ दीजिए ना गुरुजी, कैसे छोड़ देंगे जब तक पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी। ये चीज समझ में आ गई होगी। चालक में प्यारे बच्चों अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़े, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़े तो अपने मार्ग में आते हैं जो लोग, उनसे दिक्कत नहीं हुई, उनको टक्कर मार के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें तो जाना है बैटरी के धन सिरे की ओर। तो मार्ग में बहुत सारे परमाणु और धनायन आ रहे हैं, तो उनसे हो रही टक्कर। जब उनसे हो रही टक्कर तो टक्कर में क्या होता है, कोलिजन से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अरे भाई टक्कर, हथौड़ी चोट मारो, देखो गर्म हो जाता है। आप हथेली जोर जोर से पीटो, अभी आपको हथेली गर्म हो जाएगी। तो बच्चों क्या हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है ना। तो वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन ही इस प्रकार का क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा, इसका सूत्र स्थापित कर देते हैं। ठीक है, चालक में टी समय में प्रवाहित धारा आई हो तो प्रवाहित कुल आवेश क्या होगा। चालक में टी समय में प्रवाहित धारा आई हो तो प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर क्या लिखेंगे, IT। आप ध्यान से सुनो, Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, कौन बता सकता है। किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर VQ होगा। अब Q बराबर क्या हो सकता है, Q की जगह पर IT, तो VIT होगा, है ना। यही किया गया कार्य चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। यह कार्य चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अतः ये जो किया गया कार्य है जूल में है। अतः ऊष्मीय ऊर्जा H इक्वल टू W अपान में 4.2, ये क्या होगा, कैलोरी होगा। क्या होगा, कैलोरी होगा। तो H इक्वल टू VIT अपान में 4.2 बराबर V इक्वल टू क्या रखिए, IR, तो I का I से गुणा हो जाएगा I स्क्वायर, R प्रतिरोध इंटू T अपान में 4.2 बराबर V के I की वैल्यू क्या रखिए, I की वैल्यू V अपान में R, I की वैल्यू V अपान में R, तो V स्क्वायर अपान में R इंटू 4.2, ये बच्चों हो जाएगा इतने क्या, कैलोरी। क्योंकि एक कैलोरी में, क्योंकि यहां पर लिख दोगे, क्योंकि एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ओके गुरुजी,
ये इतना सूत्र लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? टाइम नहीं हुआ, 5:30 बजे के पहले नहीं छोड़ेंगे अब। ठीक है सर, पीडीएफ वाला क्वेश्चन कब बताइएगा? हे बाबू, पीडीएफ में क्वेश्चन है, देख लीजिए जाके ये क्वेश्चन है कि नहीं है। काहे लिए नहीं, एकदम देखना है ना, समझना है। अरे लॉन्ग क्वेश्चन में जाओ तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में जाओगे तो विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध वहां पर कम होंगे, वहां 2 ही 3 क्वेश्चन होंगे। अभी क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, क्लास में तो हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे आपसे, वहां पर वही समय वही चीजें ज्यादा लिखी होंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, याद रखेंगे आप लोग। ये 5 अंक में आता है, ये 5 अंक का प्रश्न है, और 5 अंक के आपको प्रश्न को इतना अगर लिख देंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, एक चीज और, यहां तक तो हो गया था वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध यहां तक पढ़े, फिर विद्युत चालकता पढ़े। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप प्रतिरोधों के संयोजन पर गौर करोगे तो 2 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है, इससे आप लोगों का न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके सूत्र की बात करें विद्यार्थी जी, श्रेणी क्रम के सूत्र की बात, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसकी अगर बात की समांतर क्रम की तो 1/R इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 प्लस एंड सो ऑन। ये होता है संयोजन का, प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। अगर इसको थोड़ा सा चित्र बना के समझो तो एक प्रतिरोध ये जुड़ा, फिर इसके श्रेणी क्रम में दूसरा प्रतिरोध ये जुड़ा है, दूसरा प्रतिरोध प्रकार से जुड़ा है, तीसरा प्रतिरोध ये जुड़ा है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन। अगर समांतर क्रम का कहें कि कैसे जुड़ता है, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध ये हो गया, इन तीनों को एक जगह से एक बिंदु से जोड़ दिया जाए, इन तीनों को एक बिंदु से जोड़ दिया जाए तो बच्चा पार्टी ये होता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। ये है श्रेणी क्रम संयोजन, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो ये समांतर क्रम संयोजन, ये श्रेणी क्रम संयोजन। आपको याद क्या करना है, ये फार्मूला श्रेणी क्रम का और ये समांतर क्रम का। चाहो तो यहां पर सफिक्स में P लगा लो, ये RP, ये RS, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके सर। और क्या बात बाकी है इस चैप्टर की? अभी तो इस चैप्टर से वो भी बात होगी। अच्छा, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में आवेश को प्रति सेकंड एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। अभी जो विद्युत ऊर्जा निकाले हो, विद्युत शक्ति को यहां पर लिख लेना, P से लिखते हैं। ठीक है, P से, है ना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, अदिश राशि है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जो विद्युत ऊर्जा का सूत्र निकाला P इक्वल टू W का सूत्र निकाला तो W अपान में T, VIT लिखेंगे, W की वैल्यू अपान में T, समय T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, VI। यही बच्चों विद्युत शक्ति का सूत्र हो गया। अब VI की वैल्यू बहुत सारी, V की वैल्यू I अपान में R, तो I स्क्वायर अपान में V की वैल्यू क्या होती है, IR, तो I स्क्वायर R। यहाँ से V के सूत्र बहुत सारे बनेंगे, V की जगह पर क्या लिखे, I, और ये ऑलरेडी I है तो I स्क्वायर R होगा, बराबर I की वैल्यू V अपान में R लिखिए तो V स्क्वायर अपान में R, V स्क्वायर अपान में R। ये बहुत सारे विद्युत शक्ति के फार्मूले इस प्रकार बनते हैं, VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपान में R। ये विद्युत शक्ति के फार्मूले हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसे हम वोल्ट इंटू एम्पियर भी लिख सकते हैं। इसका व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा कहते हैं ना, कितने हार्स पावर की, ये हार्स पावर भी शक्ति वाला मात्रक भी होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, ठीक है, आज की क्लास में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। अच्छा, ये भी समझ ही लो, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? कार्बन प्रतिरोध पढ़े हो कि नहीं? कल बता दें इसको, कल बता दें? चलो अच्छा, ये कल बता देंगे कार्बन प्रतिरोध, और आगे बातें कल होंगी। ठीक है, चलो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, जो बात बताई जा रही है ईमानदारी से उनका पालन करें, अनावश्यक बातों को ना लें बच्चों, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। एक बहुत जरूरी चीज आप लोग समझदारी मन में होनी चाहिए कि क्या हमें दिशा में सही तरह से मेहनत करनी है। भावनात्मक और प्रयोगात्मक दो रूपों से, दो तरीके होते हैं किसी भी इंसान से जुड़ने के। प्रैक्टिकल वो होता है कि जो वास्तविक रूप से आपको हर एक चीज
कोई भी इमोशन नहीं है। जो सत्य बात है आपको कह रहा है, उससे आप उसके रिलेशन में कोई नहीं है, लेकिन वो जो सत्य बात है वो आपके सामने रख रहा है, जैसे जज करता है, आपको उसमें कोई भी मतलब नहीं रख रहा है। तो वो हो गया प्रयोगात्मक, अर्थात सिर्फ और सिर्फ पढ़ना आपका काम होना चाहिए। भावनात्मक ये हो गया कि भावनात्मक रूप से आपको प्रेरित कर रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है। अपने फायदे के लिए वो भावनात्मक रूप से आपको नहीं प्रेरित कर रहा है, बल्कि आपके फायदे के लिए भावनात्मक रूप से वो आपको प्रेरित कर रहा है, पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो भावनात्मक और प्रयोगात्मक दो तरीकों से किसी भी इंसान के साथ जुड़ना जरूरी होता है, या किसी भी इंसान की बातों का पालन करना चाहिए। केवल भावनात्मक रूप से आप किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी की बातों में आ रहे हैं, तो ये आपके जीवन के लिए सार्थक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, फिर आपको उससे नुकसान होगा भविष्य में। इसलिए जहां कहीं भी रहें, जहां कहीं से भी पढ़ाई करें, हर एक चीज का ध्यान रखें कि हमें कंटेंट क्या मिल रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। लव यू बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। मेहनत करते रहें। हमारा एक आप सभी से उम्मीद लगा हुआ है, एक इच्छाएं हैं कि आप सभी लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, घर में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। भले हम आपसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा विश्वास होगा कि सर हमें डेली हमारे पास में रह करके पढ़ाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।